नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार समक्ष आपके फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि ये प्रोग्राम है हिस्ट्री ऑन मैप, और हिस्ट्री ऑन मैप में अभी जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है वो चोल वंश से संबंधित था। चोल वंश की पुनर्स्थापना कैसे हुई ये तो हमने पिछले टॉपिक में सीखा, लेकिन आज हम जानेंगे चोल वंश का जो एक बहुत विस्तृत विस्तार हुआ है, उस विस्तार के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत करने से पहले नाम लिख देते हैं हमेशा की तरह, हिस्ट्री ऑन मैप। हिस्ट्री ऑन मैप ये प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में आज हम पढ़ने वाले हैं चोल शासक जो है, चोल वंश जो है, चोल वंश का विस्तार। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपके समक्ष एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि आज हम चोल वंश के विस्तार की तरफ जो है वो चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है, हिस्ट्री ऑन मैप में चोल वंश का विस्तार, यानी चोल साम्राज्य का कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुआ। आप सब लोगों को मालूम है कि इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस रीस्टैब्लिशमेंट पढ़ा हुआ है, और इस रीस्टैब्लिशमेंट में आप सब लोगों को मालूम है कि विजयालय चोल जो है उनके माध्यम से 9वीं शताब्दी में चोल वंश का विस्तार होना शुरू हुआ था। अब उन विस्तारों में आज हम राजेंद्र प्रथम की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम की कहानी पढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं वो जो मैप है वो ड्रॉ कर देना चाहता हूँ आपके सामने, क्योंकि मैप की बड़ी उपयोगिता है। आप सब लोगों को मालूम है कि लगातार हम लोग हिस्ट्री ऑन मैप पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैप हम लोग लगातार बनाते हैं और उसी के माध्यम से चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये आपका दक्षिण भारत का राज्य है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है। दक्षिण भारत में और आगे की ओर का मैप भी आज उपयोग में रहेगा, क्योंकि चोल वंश का जो विस्तार है वो बहुत बृहत विस्तार है, आप सब जानते होंगे शायद। तो इसलिए यहाँ पर हम जब जाएंगे तो ये जो बर्मा वाला इलाका है, बांग्लादेश वाला इलाका है, वहाँ से होते हुए और इधर की ओर जो हमारा अराकान वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी हम लोग रहेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे की ओर भी जाएंगे, और नीचे की ओर जाकर के ये पेनिनसुला एक तरीके से बनेगा मलेशिया का। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा हिस्सेदारी रहेगी। फिर यहाँ पर एक बड़ा सा प्रायद्वीप बनता है, मतलब एक द्वीप समूह बनता है एक बड़ा सा, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर, और इसी के आगे एक और द्वीप बनता है जो इस तरीके से लेटा हुआ रहता है। तो ये सब की आज हमें पढ़ने वाली है ज़रूरत, इसलिए हमने एक विस्तृत जो नक्शा है वो यहाँ पर बनाया है। आई होप कि आपको ये सारा भाग जो है वो समझ में आया होगा कि कहाँ से और कैसे ड्रॉ किया गया। बीच में ले आते हैं इसको, ठीक है, बीच में ले आते हैं, और बीच में ले आकर के इसकी हम बना लेते हैं डुप्लीकेट कॉपी, जिससे कि आगे जो है हमको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको भी बनानी चाहिए। शुरुआत कर रहे हैं आज हम राजेंद्र प्रथम से। राजेंद्र प्रथम इसमें पहले शासक होंगे जहां से हम इनकी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले शासक हम किसके बारे में जानकारी ले रहे हैं? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, कल मैंने आपको बताया था कि राजेंद्र प्रथम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो 1014 से लेकर के, यानी 1014 से लेकर के 1044 AD तक, यानी ईस्वी तक इनका शासन हमको देखने को मिलता है। तो एक तो इनके शासन की एक बृहत डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जब ये युवराज थे तो अपने युवराज काल में ही इन्होंने चालुक्य वंश के जो शासक हुआ करते थे, जो कल्याणी के चालुक्य थे, उनके ऊपर आक्रमण किया था, सत्याश्रय के ऊपर। तो सत्याश्रय को इन्होंने पराजित किया था। सत्याश्रय जो थे ये कौन थे? सत्याश्रय जो थे ये चालुक्य नरेश थे। चालुक्य नरेश ये क्या हुए थे? ये पराजित हुए थे। तो जब हम बात कर रहे हैं चोल वंश की, तो हमें मालूम है कि चोल मंडलम जो है वो समथिंग हेयर वेयर, ये आपका चोल मंडलम है, ये चोल साम्राज्य है। ये हम सब लोगों को मालूम है कि इधर ही कहीं जो है हमको चोल साम्राज्य देखने को मिलेगा। तो यहाँ कहीं मैं बना देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, इस तरीके से ये चोल साम्राज्य था। ठीक है, अब इस चोल साम्राज्य को जो आप जानते हैं कि ये जो चोल साम्राज्य है, इस चोल साम्राज्य ने अपना विस्तार किया है पहले भी। मैं अभी शुरुआती हिस्सा इसका केवल दिखा रहा हूँ, बाद में तो और विस्तार भी जाएगा। इन्होंने चालुक्य नरेश हैं, चालुक्य शासक जो हैं,
यहाँ पे चालुक्यों का शासन है, आपको मालूम है ये कल्याणी के चालुक्य हैं, हमको मालूम है कि ये कल्याणी के चालुक्य हैं। हमको ये मालूम है कि यहाँ पर वेंगई के चालुक्य हैं, है ना, वेंगी या वेंगई के चालुक्य हैं। हमको ये मालूम है कि यहाँ पर पांड्य हैं, इधर केरल पुत्र कहलाते हैं, इधर चेर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमको यहाँ बीच में वातापी के चालुक्य मिलेंगे, ये सारे लोग हमको मिलेंगे। तो जब हम चालुक्य शासकों की बात कर रहे हैं तो सत्यप्रकाश पे इन्होंने आक्रमण किया है, और उसके बाद इन्होंने जब राज्य विस्तार किया तो राज्य विस्तार करते हुए साउथ में जो केरल और पांड्य जो राज्य है, जिसको हम लोग चेर राज्य कह सकते हैं और जिसको हम लोग पांड्य राज्य के रूप में जान सकते हैं। तो आप देखिए ये जो राज्य हैं आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पर, इन राज्यों पर इन्होंने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। तो भाई ये हमारे पांड्य राज्य हो गया, ये हमारा पांड्य हो गया, ठीक है। ये हमारा, आप इसको केरल चेर बोल सकते हैं, केरल या चेर राज्य, ये आपका यहाँ पर हो गया। तो इन्होंने क्या किया, सत्याश्रय को पराजित करने के पश्चात पांड्यों पर विजय पाई, पांड्य और केरल जो हैं, केरल पुत्र जो हैं, इन पर इन्होंने क्या करी है, विजय प्राप्त करी है। तो दक्षिण में आप देख सकते हैं कि चोलों का साम्राज्य यहाँ तक विस्तारित हो गया। और इसके बाद जो अपना मुख्यालय इन्होंने बनाया, वो मुख्यालय बनाया यहाँ पर मदुरा में, ठीक है। तो इनका मुख्यालय जो है वो कहाँ हो गया, मदुरा, मदुरा जो है वो इनका मुख्यालय हो गया। और इन्होंने एक उपाधि धारण करी राजेंद्र प्रथम में, जिसका नाम हुआ चोल पांड्यम, ठीक है, इसकी उपाधि धारण करी। शासन कर रहे थे, शासन करते हुए 5 साल हुए। उसके पश्चात इन्होंने सिंघल प्रदेश पर भी विजय जो है वो हासिल करी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंघल प्रदेश के ऊपर भी विजय हासिल करी। तो हमारा यहाँ से ये जो है वो सिंघल प्रदेश जुड़ता है इस जगह पर, श्रीलंका वाला, ठीक है। तो ये जो सिंघल प्रदेश है, इस सिंघल प्रदेश पर भी इन्होंने विजय हासिल करी है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने विजय हासिल करी है। सिंघल प्रदेश के विजय की अगर हम बात करें तो इसका उत्तरी भाग जो है, इनके पहले जो राजा हुआ करते थे राजराज प्रथम, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था कि इनका जो उत्तरी भाग है ये तो राजराज प्रथम ने ही जीत लिया था, लेकिन संपूर्ण सिंघल प्रदेश पर, संपूर्ण जो सिंघल प्रदेश है, इस संपूर्ण सिंघल प्रदेश पर विजय किसने हासिल करी है, ये हासिल करी है राजेंद्र प्रथम ने। और जो सिंघल प्रदेश पर इन्होंने जब आक्रमण किया तो वहाँ के शासक उस समय हुआ करते थे महेंद्र पंचम, उनको बंदी बना लिया। यहाँ के शासक कौन थे, सिंघल शासक महेंद्र पंचम, महेंद्र फिफ्थ, इनको क्या किया, बंदी बनाया, और बंदी बना करके अपने यहाँ 12 साल तक रखा और ताउम्र रखा, मतलब मृत्योपरांत ये यहीं पर रहे, मृत्यु तक यहीं पर रहे, मृत्युपरांत नहीं, मृत्यु तक यहीं पर रहे। तो इनकी यहीं पर, इन्हीं के शासन में ही मृत्यु हो गई। महावंश जो कि अनुश्रुति है और एक ताम्रपत्र अभिलेख है जो आपको तंजौर से देखने को मिलेगा, करंदई ताम्रपत्र, उसमें जैसे मदुरई से ही यहाँ पे करंदई ताम्रपत्र यहीं से मिला हुआ है, आपको मालूम होगा, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो करंदई ताम्रपत्र में, करंदई ताम्रपत्र और साथ ही साथ जो दीपवंश है, दीपवंश जो अनुश्रुति है, इन दोनों में इस विजय के बारे में, ये जो विजय हुई हैं, इन विजयों के बारे में उल्लेख किया गया। श्रीलंका विजय के बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया। इसमें श्रीलंका के बारे में लिखा है कि इन्होंने इलम मंडलम को जो है वो जीता है। तो इलम शब्द वहाँ पर चलता है, तमिल में जो है इमल शब्द, इलम शब्द, इलम का मतलब होता है देश। आजकल तमिल इलम नाम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ता होगा, तो उसमें इलम का मतलब होता है कंट्री। तो ये श्रीलंका के बारे में ही है। उसके बाद इन्होंने वेंगी के ऊपर आक्रमण किया, तो इनका जो राज्य विस्तार है वो आगे चल करके किधर हो गया, वेंगी के ऊपर हुआ। तो अब आपको इसी में ही अगर और कंटिन्यूशन करते हुए देखना है, इन्हीं के बारे में अगर और देखना है, तो इसका भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसी में जो अगले पॉइंट्स हैं वो भी ऐड कर देता हूँ। जैसे कि इन्होंने आगे क्या किया, इन सब चीज़ों के बाद इन्होंने आगे क्या किया, वेंगी पर अधिकार, इन्होंने क्या किया, वेंगी पर अधिकार किया। तो वेंगी पर जो अधिकार है, वेंगी के जो चालुक्य शासक हैं,
चालुक्य जो है यहाँ पर वेंगी के चालुक्य हैं भाई, यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे तो कौन है, वेंगी के चालुक्य हैं। तो ये जो चालुक्य हैं, ये जो चालुक्य हैं, इन चालुक्यों पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो जब वेंगी के चालुक्यों के ऊपर इन्होंने अपना आक्रमण करके अधिकार कर लिया, तो जो कल्याणी के चालुक्य हैं, इस रीजन के जो चालुक्य हैं, यहाँ वाले रीजन के जो चालुक्य हैं, इस क्षेत्र के जो चालुक्य हैं, उन्होंने क्या किया, इस बात का विरोध किया। और जब इस बात का विरोध किया तो इनका कल्याणी के चालुक्य जयसिंह द्वितीय से युद्ध हुआ। ठीक है, अधिकार पर कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, चालुक्य जयसिंह द्वितीय पर, जयसिंह द्वितीय पर क्या हुआ, मतलब जयसिंह द्वितीय से युद्ध हुआ। और जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में ये जयसिंह जो है वो पराजित हुआ, जयसिंह जो है वो पराजित हुआ। इस प्रकार वेंगई तक का जो प्रदेश है, अब ये जो चोलपुरम है, इस चोलपुरम ने पूरा का पूरा वेंगई तक अपना राज्य प्रसार कर लिया है, जिसका कल्याणी के जयसिंह ने विरोध किया, लेकिन उसे पराजित करके हटा दिया गया। जब ये वेंगई तक आ गए तो वेंगई से आगे बढ़ते हुए उत्तर में उड़ीसा में उत्तरी गंग प्रदेश हुआ करता था। ये जो रीजन है आपका, ये उत्तरी गंग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो रीजन है, इसको हम लोग नॉर्दर्न गंग रीजन के नाम से जानते हैं, उत्तरी गंग। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी गंग प्रदेश था। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर आपने दक्षिणी या पश्चिमी गंग देखा है, तो ये आपके कौन है, ये पश्चिमी गंग है, दक्षिणी पश्चिमी गंग है, ये उत्तर के गंग है। तो इन्होंने आगे बढ़ करके उत्तर के गंग प्रदेश पर आक्रमण किया, उत्तर के गंग प्रदेश पर आक्रमण करके गंग प्रदेश को पराजित किया। वहाँ के शासक हुआ करते थे मधुका मानव। यहाँ के शासक कौन थे, मधुका मानव। तो मधुका मानव जो है इसमें क्या हुए, पराजित हुए। तो ये प्रदेश भी यहाँ पर आप देखते हैं कि इन्होंने क्या कर लिया है, विजित कर लिया है, क्षेत्र जो है जीत लिया है, उत्तर की तरफ इन्होंने अपने आप को ले गए। अब देखिए, यहीं से आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से गंगा नदी जो है ऐसे निकल करके आती है और ये ऐसे प्रवाहित होते हुए गंगा का ये क्षेत्र कहलाता है, गंगा का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। तो ये पूरा एरिया जो है आपका गंगा घाटी का है, जो बिहार और बंगाल के हिस्से में पड़ता है। तो इन्होंने गंगा घाटी का भी विजय अभियान किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपने बेटे विक्रम चोल को भेजा। तो ये जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है गंगा घाटी। क्या कहलाता है, गंगा घाटी इलाका। तो गंगा घाटी तो सभी जगहों पर है, लेकिन इनके लिए गंगा घाटी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रम चोल ने आक्रमण किया है। किसने आक्रमण किया है, विक्रम चोल ने। और विक्रम चोल कौन है, विक्रम चोल का आक्रमण होता है गंगा घाटी पर। विक्रम चोल राजेंद्र प्रथम के ही बेटे हैं और उन्होंने ये जो इलाका है इसको विजित कर लिया, इसको जीत लिया है। इस इलाके को जीतने के बाद उन्होंने उड़ीसा से लेकर के और दक्षिणी कौशल उड़ीसा, ये सब सारा हिस्सा जो है ये उड़ीसा का हिस्सा है। गंग प्रदेश के आसपास ही आप देखेंगे ये गंगा घाटी का जो इलाका है, इधर वाला ये जो गंगा घाटी का आप इलाका देख रहे हैं, ये वाला, ये हिस्सा वगैरह सब उन्होंने यहाँ पर जीत लिया है। ये सारा हिस्सा उन्होंने क्या कर लिया है, विजित कर लिया है। और साथ ही साथ इस इलाके में आप एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं कि उड़ीसा और बंगाल के बीच में, जैसे ये उड़ीसा है आपका पूरा रीजन और यहाँ से आपको ये बंगाल का रीजन दिखेगा, तो इसी के बीच में आपको यहाँ पे दंड भुक्ति जगह मिलेगी। यहाँ पे बंगाल के शासक हुआ करते थे महिपाल। यहाँ पे बंगाल शासक हुआ करते थे, बंगाल के पाल शासक हुआ करते थे जिनका नाम था महिपाल। तो महिपाल जो है वो पराजित हुए। इस प्रकार से बेटे के माध्यम से राजेंद्र प्रथम ने चोल वंश को आप देखेंगे कि यहां से लेकर के पूरा यहां तक स्टैब्लिश कर दिया है सब जगहों पर। ये बीच में कोई जगह छूटी नहीं है, मतलब मैंने राज्य विस्तार उनके शुरुआती हिस्से के थोड़े थोड़े हिस्से बताए हैं, तो ये आपस में मर्ज होते हैं। जैसे वेंगई प्रदेश इसमें जाकर के सीमा तय करेगा, ये प्रदेश इसमें जाके सीमा तय करेगा, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से अब अगर आप ओवरऑल देखोगे भाई, तो ओवरऑल आप देखोगे तो ये जो पूरा प्रदेश है, ये जो पूरा प्रदेश है, ये लीजिए, ये जो पूरा प्रदेश है, इस पर विजय हासिल हो जाती है। इस पर जो है वो विजय हासिल हो जाती है किसकी, ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये सब एरिया जो है वो कैप्चर्ड हो जाता है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इलाका।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा इलाका जो है ये क्या हो जाता है, ये कैप्चर्ड हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये उत्तरी गंग का इलाका हो, चाहे ये वेंगई का प्रदेश हो, ये सारे हिस्से जो हैं ये इन्होंने क्या कर लिए, जीत लिए। तो चोल वंश आप देखिए यहां से यहां तक पूरा फैल गया। तो एक तो आपको यहां से यहां तक पूरा चोल फैला हुआ दिख रहा है, यहां तक पूरा चोल फैला हुआ। अब यहीं पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब ये सारे काम हुए तो क्योंकि चोल राजेंद्र प्रथम जो है वो गंगा प्रदेश को जीत गए, इनका बेटा वहां से गंगा का पानी लेकर के आया। तो जब गंगा का पानी लेकर के आया तो एक तो इन्होंने उस समय गंगई कोंड की उपाधि धारण करी, इन्होंने इसी चोल उत्तरी गंगा मैदान या गंगा घाटी जो है विजय के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने गंगई कोंड की उपाधि धारण करी है, ये उपाधि धारण करी। एक तो काम आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गंगई कोंड की उपाधि धारण करी क्योंकि गंगई प्रदेश को इन्होंने जीता है। तिरुचिरापल्ली में यहां पर अगर आप देखेंगे, तिरुचिरापल्ली में आपने गंगई कोंड चोलपुरम ये जगह बसाई है, गंगई कोंड चोलपुरम ये जगह बसाई है तिरुचिरापल्ली में, तिरुचिरापल्ली यहां पर। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसी में इन्होंने एक तालाब बनाया, ठीक है, जिसमें गंगा नदी का पानी ला करके डाला। तो गंगा का पानी दक्षिण में लाने वाला राजा कौन है, ये राजेंद्र प्रथम है। गंगा का पानी दक्षिण में लाने वाला जो शासक है वो राजेंद्र प्रथम है। तो उन्होंने यहाँ पर गंगा का पानी ला करके इसमें डाला। तो गंगा का पानी जो ला करके डाला ना, उस तड़ाग को, उस जो तालाब बनाया, उस तालाब को बोला गया चोलगंग। तो चोलगंग नाम का एक तालाब बनाया उन्होंने, चोलगंग तालाब बना करके उस तालाब में इन्होंने क्या किया, पानी डाला। और उसके बाद उसी गंगा नदी के पानी से जलाभिषेक करते हुए इसी गंगई कोंड चोलपुरम में, जो कि इनकी अब राजधानी बन गया, इसको इन्होंने राजधानी बनाया, इसको इन्होंने क्या कर लिया, अब राजधानी बनाया। मदुरई से लेकर के राजधानी यहाँ ले आए और यहाँ पर गंगा जल से अभिषेक करा करके एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया। ठीक है, जय स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण कराया। तो ये तो हो गई एक विजय, पर इनकी विजय अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, इसके लिए हम फिर जो है अभी एक डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं और उसमें ये वाला इलाका जो है वो हम खाली कर लेते हैं, जिससे कि आपको पॉइंट जो है वो पता चल सके। देखिए, एक तो हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये राजधानी बनी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर का हिस्सा मैं खाली कर देता हूं, ये वाला हिस्सा। अब देखिए, जो पूरब का प्रदेश आप देख रहे हैं, ना, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इस तरफ वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस पर भी ये अब विजय हासिल करने वाले हैं। तो ये कहलाता है एशिया का दक्षिणी हिस्सा, लेकिन पूर्वी हिस्सा, इसलिए इसको दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, इन पर विजय हासिल करने का अभियान शुरू किया है। और इन देशों के पूरे समूह को एक साथ कटाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कटाह। तो कटाह विजय इन्होंने करी है। तो अब अगर आप कटाह को देखना चाहते हैं तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सुमात्रा है, ये वाला हिस्सा जावा है, और इधर वाला जो ये हिस्सा है ये मलेशिया है। तो आप देखिए, ये मलेशिया वाला जो हिस्सा, जिसको मलाया कहा जा रहा है, ठीक है, मलाया हो गया, ये सुमात्रा हो गया, और ये जावा हो गया। ठीक है भाई, तो इस पूरे के पूरे रीजन को अगर आप देखोगे, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को अगर आप देखोगे, तो ये जो पूरा हिस्सा है इन्होंने क्या कर लिया है, जीत लिया है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, या हम इसको दूसरे डिफरेंट कलर से कर दें तो वो ज़्यादा आपको उचित लगेगा। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये इन्होंने क्या कर लिया है, विजित कर लिया है। अब आप देखिए, इन्होंने ये हिस्सा कर लिया विजित, ये पूरा का पूरा हिस्सा मिला करके एक साथ क्या कहलाता है, ये हिस्सा कहलाता है कटाह।
क्या कहलाता है? कटाह। तो इधर कटाह वाला जो एरिया है, इस पूरे वाले एरिया, कटाह वाले एरिया की जो राजधानी है इसको श्रीविजय कहा जाता था। इसकी कटाह की जो राजधानी है, राजधानी क्या थी? श्रीविजय। राजधानी इसकी हुआ करती थी श्रीविजय। श्रीविजय इसकी राजधानी होती थी। तो श्रीविजय को इन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। श्रीविजय पूर्वी प्रदेश आप याद रखेंगे, श्रीविजय को जीता है। श्रीविजय जितने यहाँ के शासक हुआ करते थे, शैलेंद्र वंशी शासक होते थे। शैलेंद्र वंशी शासक थे विजयोत्तुंग वर्मन। ठीक है, यहाँ के शासक कौन थे? विजयोत्तुंग वर्मन। ये शैलेंद्र वंशी शासक हैं, शैलेंद्र वंशी शासक हैं। तो ये जो शैलेंद्र वंशी शासक विजयोत्तुंग वर्मन हैं, इन विजयोत्तुंग वर्मन को इन्होंने हराया है, हरा करके बंदी बना लिया है। फिर इन्होंने चोल नौसेना से सारा काम किया, नौसेना को और मजबूत किया, और मजबूत करके अंडमान निकोबार वाला जो इलाका है, पूरा अंडमान निकोबार वाला इलाका आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस जगह पर कहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है। मैं ये तिरुचिरापल्ली मिटा देता हूँ, है ना, इसकी कोई खास आवश्यकता है नहीं, इसकी कोई खास आवश्यकता है नहीं, अब आप पहचान ही गए हैं। तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि जैसे ये आपका इधर ये पूरा का पूरा ये ऐसे करके ये आइलैंड है ये। तो ये जो पूरा इलाका है इसको इन्होंने क्या कर लिया है? विजय कर लिया है। तो ये हो गया आपका अंडमान निकोबार। ये क्या हो गया? अंडमान निकोबार। ये द्वीप समूह इन्होंने जीता। इसके अलावा इधर जिसको हम आज म्यांमार कहते हैं, पहले उसको बर्मा कहते थे। बर्मा का जो ये पूर्वी हिस्सा है, ये वाला जो पूर्वी हिस्सा है, ये जो पूर्वी हिस्सा है, ये कहलाता है अराकान। ये क्या कहलाता है दोस्त? ये कहलाता है आपका अराकान। ठीक है, तो ये इलाका जो अराकान है इसको हम लोग कहते हैं अराकान। अराकान की पहाड़ियाँ हैं यहीं पर, और यहीं पर एक और बर्मा में उत्तरी क्षेत्र पड़ता है। आप ये मान के चलो कि ये वाला हिस्सा, ये बर्मा में उत्तरी क्षेत्र पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी पेगू। तो ये आपका है प्रदेश पेगू। तो ये हो गया आपका पेगू। ठीक है, तो पेगू है और अंडमान अराकान है और ये जो इलाके हैं ये वाले, अरे ठीक है, ये जो इलाके हैं इन्होंने क्या कर लिए हैं? ये जीत लिए हैं, ये वाला इलाका, ये पूरा हिस्सा इन्होंने जीत लिया है। तो भाई इन्होंने अराकान जीत लिया, इन्होंने पेगू जीत लिया, और अब जीत लिया तो आपका ये पूरा हिस्सा जो पानी का है ये कौन सा है? इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। इसको क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। तो अब आप देखिए, इधर से देखना शुरू करिए और इधर तक जाइए, पूरा हिस्सा आप इस पर जरा एक गौर करिए, आपको कैसा लग रहा है? कैसा इन द सेंस कि इन्होंने ऐसा लग रहा है कि कुछ छोड़ा भी है, सब जीत लिया। इस तरीके से ये जो पूरी बंगाल की खाड़ी है इनके लिए झील जैसी बन गई है। पूरी बंगाल की खाड़ी इनके लिए झील जैसी बन गई, अराकान पेगू ओगू पर अधिकार करके। तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश पर जो इन्होंने विजय हासिल करी है, इसके ऊपर एक अभिलेख लिखा गया है जिसको तिरुवालंगाड़ अभिलेख कहते हैं। और तिरुवालंगाड़ अभिलेख जो है ये आपका यहीं मदुरा में है। ये आपका कहाँ पर है? यहीं मदुरा में, तिरुवालंगाड़ू या गाड़ अभिलेख। ठीक है, यहां पर इन्होंने इसको जीत रखा है, इसका वर्णन जो है वो कर रखा है। और ये सब विजय करने के बाद इन्होंने उपाधि ली है कटाधिपति। इनकी उपाधि क्या हो गई है? कटाधिपति। क्यों कटाधिपति? एक मिनट, कटाधिपति मतलब कटाह प्रदेश को जीतने वाला। तो कटाधिपति की उपाधि गंगई कोंड की उपाधि, इस तरीके की उपाधियां जो है वो धारण करते हैं। श्रीविजय पर इन्होंने आक्रमण किया, इसलिए किया कि उनका जो है चाइना के साथ, जापान के साथ, इंडोनेशिया के साथ जो व्यापार है वो व्यापार, इंडोनेशिया यहीं पर ऊपर पड़ेगा, ठीक है, उधर ऊपर की ओर जापान, चाइना, तो ये जो व्यापार है ये अबाधित होकर के चलता रहे।
पर इसी श्रीविजय पर आक्रमण को करने के पश्चात जो है इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हम ये कह सकते हैं कि ये इनकी अंतिम विजय थी। एक चीज और है, यही गंगईकोंड चोलपुरम जो इनकी राजधानी हुआ करती थी, इसी राजधानी में इन्होंने एक टेम्पल बनवाया है जिसको हम लोग बोलते हैं बृहदीश्वर मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर, तो ये बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण इसी जगह पर इन्होंने करवाया हुआ है। तो ये विजय जो है किसकी है? राजेंद्र प्रथम की है। चलिए, इनके बाद अब राजाधिराज प्रथम आएंगे। अगला शासन जो है वो राजाधिराज प्रथम का देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट शासक की आप हेडिंग डाल सकते हैं राजाधिराज। ठीक है, राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम जो हैं वो 1044 से लेकर के 1052 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो जब राजाधिराज गद्दी पर बैठे, ये राजेंद्र प्रथम के बेटे हैं, शासक बनते ही कुछ लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। हालांकि उस विद्रोह का इन्होंने दमन किया, इसके बारे में भी थोड़ी देर पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वेंगी पर। तो मैंने जैसा कि बताया कि राजेंद्र प्रथम ने वेंगी पर जब अधिकार किया था तो कल्याणी के चालुक्यों को कष्ट हुआ था, युद्ध हुआ, पराजित हुए थे। इनके समय में भी जब वेंगी के अधिकार को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर चोलों का अधिकार रहा, तो चोलों के अधिकार को लेकर के जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो उस समय कल्याणी के एक चालुक्य थे जिनका नाम था सोमेश्वर प्रथम। कल्याणी के एक चालुक्य थे जिनका नाम क्या था? कल्याणी के चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम। इनके बारे में आप पहले भी सुन चुके हैं, जब हम लोग कल्याणी के चालुक्य के बारे में पढ़ रहे थे तब भी मैंने ये कहानी आपको बताई थी। तो कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इनसे 2 युद्ध लड़े। तो जो पहला युद्ध हुआ उस युद्ध में कल्याणी के चालुक्य जो है वो पराजित हुए। प्रथम युद्ध में जो है क्या हुए? प्रथम युद्ध में ये सोमेश्वर जो है क्या हुए? पराजित हुए। और जब सोमेश्वर पराजित हुए तो राजाधिराज ने क्या किया? कल्याणी को जाकर के लूट लिया और खूब सारा धन संपदा यहां से इकट्ठी करी। और कल्याणी को लूटने के बाद विजयाभिषेक कराते हुए विजय राजेंद्र की उपाधि धारण इन्होंने करी। ठीक है, तो इन्होंने उपाधि क्या ली? इसके बाद उपाधि ली विजय राजेंद्र की, विजय राजेंद्र। तो इस तरीके से विजय राजेंद्र जो हैं उन्होंने कल्याणी को भी परास्त किया है। लेकिन कुछ समय पश्चात कल्याणी के जो ये शासक थे इनको अपनी अपमान का बदला लेने का मौका मिला और इन्होंने दोबारा जो है वो युद्ध किया। और दोबारा युद्ध करने के विचार से जो है उन्होंने वेंगई पर जो इनका अधिकार हुआ करता था वहां वेंगई के ऊपर आक्रमण कर दिया। कुछ समय पश्चात जब सोमेश्वर ने फिर से वेंगई के ऊपर आक्रमण किया तो 1052 ईस्वी में फिर से युद्ध हुआ। और 1052 ईस्वी में जो युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध, इस दूसरे युद्ध में सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया? सोमेश्वर ने राजाधिराज की हत्या कर दी। राजाधिराज जो हैं इनको क्या किया? मार डाला। तो इनकी युद्ध क्षेत्र में मौत हो गई, युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हो गई। लेकिन उनके साथ राजाधिराज के साथ में उनके भाई थे जिनका नाम था राजेंद्र द्वितीय। इनका एक भाई है जिसका नाम क्या है? राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय ने क्या किया? सोमेश्वर को पराजित कर दिया। सोमेश्वर को पराजित करके वहीं युद्ध स्थल पर इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक कराने के पश्चात गंगई प्रदेश जो है वह पुनः अपने अधिकार में ले लिया। यानी ये चीज़ एक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मैंने आपको बताया था कि जब ये गद्दी पर बैठे तो इनके गद्दी पर बैठते ही क्या हुआ? विद्रोह हुआ। विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि इनके पहले जो राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने जो पश्चिमी गंग है, केरल है, पांड्य है, इन सब को पराजित करके सामंत बना लिया था। इन्होंने स्वतंत्र होने का प्रयास किया और इन्होंने ही विद्रोह किया। तो राजाधिराज ने चेर, पांड्य, सिंघल, ये जितने भी राज्य थे, ठीक है, चेर, पांड्य और सिंघल प्रदेश जो थे, सिंघल प्रदेश, इनका जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह को इसने क्या कर दिया? दबा दिया। उसके बाद वेंगई में विद्रोह हुआ जिसमें वो पहले जीत गए और बाद में हार गए। बाद में उनके भाई ने कल्याणी के चालुक्य से जो है बदला लेते हुए
इसको विजय हासिल कर ली। कहते हैं कि जिस समय सिंघल प्रदेश में विद्रोह हुआ, सिंघल प्रदेश में श्रीलंका में जब विद्रोह हुआ तो सिंघल प्रदेश के उस समय राजा हुआ करते थे जिनका नाम था विक्रम बाहु। विक्रम बाहु को उन्होंने पराजित किया और उसकी सर से उसका मुकुट उतार लिया और जो उसकी राजमाता थी उसका नाक काट लिया। इस तरीके से सिंघल प्रदेश के राजा को इन्होंने दंडित किया था इस विद्रोह के दौरान। परंतु बाद में वेंगई के दूसरे युद्ध में जो है ये पराजित हुए और पराजित होकर के उनकी मृत्यु हो गई। अब स्वाभाविक सी बात है कि इसके बाद जो है वो राजेंद्र द्वितीय गद्दी पर बैठे होंगे, है ना। इसके बाद जो शासक बैठे होंगे गद्दी पर उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा राजेंद्र द्वितीय। तो अब हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? सोमेश्वर के जो अभी अटैक्स हैं वो कंटिन्यूशन में रहेंगे। हालांकि सोमेश्वर को राजेंद्र द्वितीय ने पराजित किया था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो अगला जो शासक है वो कौन है? वो अगला शासक राजेंद्र द्वितीय है, राजेंद्र सेकेंड, जो कि 1052 से शासन करना शुरू करेंगे। युद्ध स्थल में ही मैंने कहा था कि इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था और 1064 तक इनका राज्य रहेगा। अब देखिए इनके समय में क्या हुआ। इनके समय में ये छोटे भाई हैं राजाधिराज प्रथम के, युद्ध स्थल में इन्होंने राज्याभिषेक कराया है और कुछ खास नहीं है। सोमेश्वर प्रथम से इनका संघर्ष जो है वो कंटिन्यूशन में रहा। इन्होंने सोमेश्वर प्रथम जो है, सोमेश्वर प्रथम जो है से संघर्ष चलता रहा, संघर्ष चलता रहा और यही वेंगई पर अधिकार को लेकर के ही, कल्याणी और वेंगई पर अधिकार ये करना चाहते थे, उसको लेकर के संघर्ष चलता रहा। इनके समय में भीषण अकाल भी पड़ा दक्षिण भारत में, ऐसा भी माना जाता है। फिर इनके बाद शासक बने वीर राजेंद्र। अगले जो शासक हुए वो कौन हुए? वो हुए इन्हीं के बाद अगला शासक बनाया गया वीर राजेंद्र। ये राजेंद्र द्वितीय का छोटा भाई है। तो वीर राजेंद्र जो हैं, वीर राजेंद्र ये जो हैं 1064 से लेकर के 1077 तक इन्होंने शासन किया है। और जो राजेंद्र द्वितीय हैं, राजेंद्र द्वितीय, तो ये राजेंद्र द्वितीय के, राजेंद्र सेकंड के छोटे भाई हैं, छोटा भाई, ठीक है। तो अभी तक तीनों शासन भाइयों का एक तरीके से आप देख रहे हैं। इनके समय में भी चालुक्यों का संघर्ष चलता रहा, चालुक्यों का संघर्ष जारी रहा। लेकिन हर बार चालुक्य नरेश जो सोमेश्वर थे ये पराजित होते थे। सोमेश्वर जो हैं ये बार बार पराजित होते थे, बार बार क्या होते थे? पराजित होते थे। तो फाइनली जो है अंततः जो है राजेंद्र द्वितीय, माफ कीजिएगा, वीर राजेंद्र ने सोमेश्वर को पराजित किया। और यहाँ से बहती एक तुंगभद्रा नदी, आपको मैं पहले भी तुंगभद्रा जो है वो नदी दिखा चुका हूँ कि तुंगभद्रा नदी जो है ऐसे बहती हुई जाती है और यहाँ से ये कृष्णा की सहायक नदी भी है। तो जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी जो यहाँ से जा रही है, इसी तुंगभद्रा नदी तक इन्होंने अपना शासन फैला दिया, यानी कि कल्याणी के चालुक्य का कुछ हिस्सा इन्होंने ले लिया। और इस प्रकार से बार बार जब सोमेश्वर पराजित हुआ तो चोलों से बार बार पराजित होने वाले इस अपमान को वो झेल नहीं पाया और अंततः तुंगभद्रा नदी में ही आत्महत्या कर दिया उसने कूद करके। ये भी बात मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा वीरसेन जो हैं इन्होंने भी श्री विजय पर अभियान जारी रखा। श्री विजय पर अभियान क्या रखा? अभियान जारी रखा। तो श्री विजय कौन सा इलाका है? श्री विजय यही वाला इलाका है भाई, ये वाला इलाका जो आप देख रहे हैं, है ना, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं ये श्री विजय कहलाता है। ये जो प्रदेश हैं इधर वाले, तो इस पर इन्होंने क्या किया है? इस पर इन्होंने अभियान जो है वो जारी रखा है। तो श्री विजय वाला जो इलाका है, ठीक है, श्री विजय प्रांत जो है, जो राजधानी हुआ करती थी कटाह की, वो जो है इन्होंने भी कंटिन्यूशन में जारी रखा। यानी इन समय तक यहाँ पर कंटिन्यूशन में ये सारी चीज़ें रहीं। इसके बाद अधिराजेंद्र जो हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। अधिराजेंद्र जो हैं वो वीर राजेंद्र का बेटे हैं। अधिराजेंद्र के समय में कुछ विद्रोह हो गया और उसी विद्रोह के समय में ही 1070 में विद्रोह हुआ। 1070 में विद्रोह में वो मारे गए। तो जिन्होंने मारा अधिराजेंद्र को वो अधिराजेंद्र के बहनोई थे। तो अधिराजेंद्र के बहनोई थे कुलोत्तुंग प्रथम। अधिराजेंद्र के बहनोई कौन है बेटे? अधिराजेंद्र के बहनोई हैं कुलोत्तुंग प्रथम, ठीक है।
तो जो कुलोत्तुंग प्रथम है वो क्या करेगा, अब अधिराजेंद्र की हत्या कर देगा। ठीक है, तो अगला शासक जो होगा वो कुलोत्तुंग प्रथम होगा। अगला शासक होगा कुलोत्तुंग प्रथम। तो कुलोत्तुंग प्रथम जो है उन्होंने अधिराजेंद्र की हत्या करी है, अधिराजेंद्र की हत्या की। यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि अधिराजेंद्र अंतिम चोल वंशीय, चोल मतलब प्योर चोल शासक जिसको कहते हैं, जिसके अंदर चोल रक्त है। तो चोल रक्त वाला अंतिम शासक जो है वो अधिराजेंद्र है। अधिराजेंद्र जो वीर राजेंद्र का बेटा है। लेकिन इसके बाद जो शासक बने वो कुलोत्तुंग प्रथम है। 1070 से लेकर के 1120 तक इनका शासन हमको देखने को मिलता है। तो ये क्या चोल नहीं है, प्योर चोल नहीं है, नहीं ये प्योर चोल नहीं है। इनके बारे में कहा जाता है कि पूर्व में ये चालुक्य वंश के, मतलब ये चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे जो राजेंद्र नाम से प्रसिद्ध थे। तो पूर्व में पहले ये चालुक्य राजेंद्र हुआ करते थे, राजेंद्र थे। इन्होंने अपना नाम बदल करके, अधिराजेंद्र की हत्या करने के बाद अपना नाम बदल करके क्या कर लिया था, कुलोत्तुंग प्रथम कर लिया था। और जो शासन है वो चोल सिंहासन से ही चलाया था। इस तरीके से ये कुलोत्तुंग प्रथम जो है वो चोल वंश का शासक है जरूर, चोल गद्दी इसने जरूर संभाली है, लेकिन है ये चालुक्य वंश से बिलोंग करने वाला। अब इन्होंने क्या किया, जब ये गद्दी पर बैठे तो चोल जो हैं, जो अभी अधिराजेंद्र तक कमजोर हो गए, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें स्वतंत्र होनी शुरू हुई। सिंघल है, पांड्य है, गंग है, केरल है, श्री विजय है, ये धीरे धीरे करके स्वतंत्र होने लगा। इसको फिर से इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इनका दिमाग उत्तर की तरफ ज़्यादा गया। इन्होंने लंका के साथ में जो सिंघल प्रदेश है, सिंघल प्रदेश जो आप देख सकते हो, सिंघल प्रदेश जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, सिंघल प्रदेश। इसके अलावा कन्नौज वाला हिस्सा जो आप यहाँ कहीं देखते हैं, ये है कन्नौज। ठीक है, तो इन्होंने कन्नौज वाला हिस्सा देख लीजिए। और इसके अलावा कंबोज, एकदम उत्तर में आपको यहाँ पर कंबोज देखने को मिलेगा, कंबोज। ठीक है, कंबोज। ये जो शासक हैं, इधर के जो शासक हैं, इन शासकों के साथ साथ जो है इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। तो इनसे इन्होंने क्या कर ली, मित्रता कर ली है। तो उत्तरी पूर्वी और मतलब उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी जो शासक हैं उनसे मित्रता करी। और जो दक्षिणी पश्चिमी राज्य हुआ करते थे, जैसे पांड्य और केरल, ये वाले जो राज्य हैं, इनको और इनको, ये पांड्य और केरल राज्य जो हैं, इनको पराजित किया है। ये स्वतंत्र होने लगे थे, पांड्य और केरल को क्या किया इन्होंने, पराजित कर दिया। फिर उसके बाद कलिंग वाला जो इलाका है, कलिंग के साथ इनके संघर्ष चलते रहे। कलिंग वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये जो इलाका है, ये कलिंग वाला है। कलिंग के साथ इन्होंने युद्ध किया। ठीक है, कलिंग के साथ इनके क्या हुए, कलिंग के साथ संघर्ष चलता रहा इनका। संघर्ष चलने का अर्थ है कि कभी कलिंग जीत जाते थे, कभी ये जीत जाते थे। ऐसे जो है लगातार युद्ध चलता रहा। फिर इसी समय चालुक्य शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ हुए, जिन्होंने गंगावाड़ी पर अधिकार करते हुए वेंगई के चालुक्य का जो राज्य है उसको लेकर के फिर से अपना वही लड़ाई करना शुरू किया जो पहले चलती थी। तो इस तरीके से विक्रमादित्य सिक्स्थ को उन्होंने पराजित किया, और पराजित करके वेंग्यू के चालुक्यों का जो राज्य था, अब ये सामंती राज्य ना बना करके इन्होंने क्या किया, चालुक्य विक्रमादित्य सिक्स्थ जो हैं वो हुए, इनसे युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद जो वेंगी प्रदेश है, वेंगी प्रदेश, इसको चोलों का हिस्सा बना दिया गया, चोलों का हिस्सा बना दिया गया, चोलों का भाग बना दिया। मतलब अभी तक क्या था, यहां पर विजय होने के बाद सामंती प्रथा चलती रहती थी। अब उस सामंती प्रथा को उन्होंने समाप्त करके वेंगई राज्य ही मिला लिया अपने राज्य में, ये अधिकार इन्होंने किया। फिर भी आगे चल करके, क्योंकि वेंगई प्रदेश जो है वो हाथ से जब विक्रमादित्य के निकल गया तो वो छटपटाता रहा, तो लगातार विद्रोह आगे भी करेगा। एक कहानी और है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका सिंघल प्रदेश जो है,
सिंघल प्रदेश जो है ये भी अपने आप को क्या कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है इनके समय में। तो जब सिंघल प्रदेश इनके समय में अपने आप को स्वतंत्र घोषित, विजय बाहु नाम के एक शासक हुआ करते हैं यहाँ पर, सिंघल प्रदेश में शासक थे विजय बाहु। तो सिंघल प्रदेश के जो शासक हैं विजय बाहु, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसको इन्होंने मान्यता दे दी कि ठीक है तुम स्वतंत्र हो लेकिन मित्रवत रहोगे। उस मित्रता को इन्होंने फिर संबंध में क्रिएट किया। तो सिंघल राजा विजय बाहु से उन्होंने अपनी बेटी का जो है विवाह कर दिया। तो ये एक चीज़ हुई। तो आप देख रहे हैं शुरुआत में तो इन्होंने अपनी शक्ति को रिकंस्ट्रक्ट किया, लेकिन फिर यहाँ पर चीज़ें फिसल रही इनके हाथ से। शुरुआत में पांड्य और केरल राज्यों को ही पराजित करके जोड़ा था। पांड्य और केरलों ने क्या किया, फिर से विद्रोह किया। और जब पांड्य और केरलों ने फिर से विद्रोह कर दिया, तो विद्रोह करके उस समय जो है अब आप इसको ऐसे समझिए कि जब इनका अंतिम समय आया तो पश्चिमी भारत में, दक्षिणी पश्चिमी भारत में मैसूर राज्य जो था, यहाँ पर आपको मैसूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कौन सा जगह देखने को मिलेगा, मैसूर। मैसूर में होयसल हुआ करते थे, होयसल, मैसूर में होयसल हुआ करते थे। तो अंतिम समय में आप देखेंगे, अंतिम समय में मैसूर जो होयसल है और जो वेंगई जो जिसको इन्होंने अपने राज्य में मिला दिया था, उस वेंगई को भड़काने का काम कल्याणी से अभी भी चलता रहा विक्रमादित्य सिक्स्थ के उसमें। तो विक्रमादित्य ने क्या किया, वेंगी पर अधिकार कर लिया, वेंगी अधिकार। तो आप देखिए अंतिम समय में इनसे मैसूर भी निकल गया हाथ से, और अंतिम समय में वेंगी भी इनके हाथ से निकल गया। होयसलों ने मैसूर से जो है चोलों को खदेड़ दिया। तो इस तरीके से इनके राज्य का विस्तार जो हुआ वो फिर से घट गया, और घट करके आप देखेंगे तमिल और तेलुगु रीजन जो है, केवल तमिल और तेलुगु रीजन, नीचे तमिल ऊपर तेलुगु वाला जो रीजन आंध्र प्रदेश के पास में, केवल उतना ही हिस्सा उनके पास रह गया, केवल उतना ही हिस्सा उनके पास रह गया। फिर उसके बाद विक्रम चोल आते हैं, इनके बाद कुलोत्तुंग के बाद आते हैं विक्रम चोल अगले शासक बनते हैं। विक्रम चोल जो हैं वो 1120 से लेकर के 1133 तक शासन करते हैं। और इधर जो विक्रमादित्य थे कल्याणी के, वो कल्याणी की जगह, विक्रमादित्य की जगह सोमेश्वर तृतीय आ गए। तो कल्याणी से कौन आया, कल्याणी से विक्रमादित्य की जगह सोमेश्वर, इनके समय में सोमेश्वर तृतीय का शासन रहा। सोमेश्वर तृतीय के शासन के समय में वेंगी पर सोमेश्वर का ही अधिकार है। तो विक्रम चोल ने सोमेश्वर के ऊपर आक्रमण करके पुनः वेंगी को क्या किया, प्राप्त किया। पुनः वेंगी को क्या कर लिया इन्होंने, पुनः इन्होंने वेंगी प्रदेश को जीता। और इस तरीके से सोमेश्वर तृतीय जो हैं, जो यहां पर कल्याणी के शासक हुआ करते थे, ये फिर से पराजित हुए। अब देखिए विक्रम चोल जो शासन कर रहे थे, अभी विक्रम चोल के बाद में अगला शासन जो शुरू हुआ वो कुलोत्तुंग द्वितीय का हुआ। वो किसका हुआ, कुलोत्तुंग द्वितीय का। अगला शासन हुआ बेटे कुलोत्तुंग द्वितीय का। कुलोत्तुंग सेकंड जो है वो अगले शासक हुए। इन्होंने 1133 से लेकर के 1150 तक शासन किया। ठीक है, 1150 तक शासन किया। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि जो गंग प्रदेश है वो, जो वेंगी प्रदेश है वो मिल गया है। हालांकि कुलोत्तुंग द्वितीय का जो समय रहा वो शांति पूर्वक रहा, लेकिन इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। चिदम्बरम में एक शिव मंदिर है। चिदम्बरम में एक शिव मंदिर है। वो शिव मंदिर में भगवान नटराज की बहुत बड़ी सी मूर्ति भी है। उसी प्रांगण में भगवान विष्णु की एक बहुत विशाल मूर्ति हुआ करती थी। क्योंकि कुलोत्तुंग द्वितीय जो है ये बहुत अतिवादी शैव हुआ करते थे, तो इन्होंने वहां पर विष्णु की मूर्ति को निकाल करके समुद्र में फिकवा दिया था। ठीक है, तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं कि चिदम्बरम मंदिर से विष्णु की प्रतिमा को क्या किया था इन्होंने, समुद्र में फिकवा दिया था, समुद्र में फिकवाया।
लेकिन बाद में क्योंकि ये शैव थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया, और अतिवादी शैव थे, मतलब शिव के अलावा किसी को नहीं मानते थे। बाद में रामानुजाचार्य ने तिरुपति मंदिर में इसको दोबारा से इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो राजराज द्वितीय और राजाधिराज द्वितीय जो है वो शासक बने, लेकिन वो कोई खास काम के थे नहीं। उसके बाद कुलोत्तुंग तृतीय शासक बना, कुलोत्तुंग थर्ड जो है वो शासक बनते हैं प्रमुख रूप से। अब इनका शासन वही 1178 के पास से शुरू होता है और तकरीबन 1218 तक इनका शासन रहता है कुलोत्तुंग तृतीय का। ये अंतिम महान शासक हैं, लेकिन होयसल, चेर और पांड्य इन तीनों ने जो अभी तक स्वतंत्रता हासिल कर रखी थी, ये पांड्य हैं, इधर होयसल रीजन है और यहीं पे आपको चेर मिलेगा। तो चेर, होयसल और पांड्य जो थे, चेर, होयसल और जो पांड्य हैं, इनको इन्होंने क्या किया है, पराजित किया है, और पराजित करके अधीनता स्वीकार करने के लिए इनको मजबूर किया है। तो फिर से थोड़ा राज्य बड़ा हुआ। यही कुलोत्तुंग द्वितीय हैं जिनके समय में कंबन ने तमिल रामायण लिखी है। तमिल रामायण किसने लिखी है? कंबन ने तमिल रामायण लिखी है, और उन्होंने चोल पांड्यम की उपाधि भी धारण करी थी। उसके बाद राजराज नाम के एक शासक गद्दी पर बैठे, जो कि राजराज थर्ड हुए, क्योंकि पहले भी राजराज द्वितीय हो चुके थे, बेकार थे वो। तो राजराज थर्ड, राजराज तृतीय जो है इसके बाद शासक बनते हैं। इनका भी कोई खास योगदान नहीं है। अब धीरे धीरे चोल जो है वो पतन की ओर है। राजराज द्वितीय के समय में सुंदर पांड्य ने इनके ऊपर आक्रमण किया। सुंदर पांड्य ने, सुंदर पांड्य पांड्य वंश के शासक थे, जो कि पहले जो है अधीनता स्वीकार कर लिया गया था जिनके द्वारा। बाद में इन्होंने इनको कमजोर पाते हुए इनके ऊपर आक्रमण किया और उनको बंदी बना लिया। फिर बाद में होयसल राजा हुआ करते थे, ये बंदी बना लिए गए, बंदी बनाया, बंदी बन गए सुंदर पांड्य के। ये सुंदर पांड्य से मुक्त कराया होयसलों ने इनको। फिर इनके ऊपर यादव वंशी शासक हुआ करते थे। इधर यादव वंशी शासकों का, यादव वंशी है, यहाँ पर यादव वंशी शासक हैं। तो यादव वंशी शासकों ने इनके ऊपर आकर के आक्रमण किया और इनको फिर बंदी बना लिया। फिर होयसलों ने इनको मुक्त कराया। इसके बाद राजेंद्र तृतीय गद्दी पर बैठे। इसके बाद अगले शासक कौन हुए? वो हुए राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जो है ये अंतिम शासक हैं, अंतिम शासक, ये लास्ट रूलर हुए जो गद्दी पर बैठे। ठीक है, 1256 के आसपास जो है इन्होंने अपना शासन संभाला और 79 के आसपास तक ये गद्दी पर बैठे रहे। अंतिम शासक हैं। और इन्हीं के समय में पांड्य शासक हुआ करते थे कुलशेखर। इन्हीं के समय में पांड्य शासक थे, पांड्य शासक कुलशेखर। कुलशेखर, तो कुलशेखर ने इनको क्या कर दिया? पराजित। और पराजित करके इनका जो राजधानी थी चोलमंडलम, उस चोलमंडलम पर अधिकार कर लिया। तो बाद में जब अधिकार कर लिया तो इनका जो प्रदेश है इस पर पांड्यों ने और जो होयसल हैं उन्होंने इनका जो राज्य है वो आपस में बांट लिया। इस तरीके से चोल राजवंश जो है वो आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन जाने से पहले जो है एक चीज़ मैं आपको और महत्वपूर्ण सूचना के तौर पर दे देना चाहता हूं, और वो ये है कि 17 मई से एक बैच स्टार्ट हो चुका है, P2I बैच। ये P2I का बैच नंबर 8 है हिंदी मीडियम के लिए। इस बैच में एडमिशन अभी भी ओपन है, जल्द ही ये क्लोज हो जाएंगे। सुबह 8 बजे का बैच है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा विरद लाइव कोड पर। तो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में आप इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं मात्र 27,999 में। तो जल्दी से जुड़िए इस बैच में, और 27,999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। इसमें 18 किताबों का एक सेट भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो आपको इस बैच को खरीदने के पश्चात जो है आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, मतलब किताबों के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको नोट्स मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक इंटरव्यूज़ बाद में कराए जाएंगे, डेफ एनालिसिस कराया जाएगा, प्रीलिम्स की अलग से तैयारी कराई जाएगी,
और साथ ही साथ आपको इसमें जो है निःशुल्क आवासीय सुविधा जो है वो निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। मेंस के लिए आपको वहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाएगी। मेंटर्स में चीफ मेंटर हैं हमारे यहाँ, हेड मेंटर हैं मिस्टर अनिल स्वरूप सर, रिटायर्ड IAS हैं, बहुत ही सम्मानीय तरीके से उन्होंने देश की सेवा करी है, जो है भूतपूर्व कोयला सचिव रहे हैं। उनके सानिध्य में आप लोगों को वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तक करने को मिलेगा। और ये सब चीज़ें अलग से कुछ नहीं परचेज करनी है, सब इसी में मिलेगा 27,999 में। तब आपको उसके लिए करना क्या है, आपको ऐप पे जाना है और परचेज करते समय ऑप्शंस आएंगे कूपन कोड डालने के, वहाँ पर आप विरत लाइव कोड टाइप करके ओके करेंगे और कंफर्म करेंगे कि आपने विरत लाइव कोड लगाने के बाद आपका जो अमाउंट है वो 27,999 दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, तो प्रोसीड कीजिए और एडमिशन लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये बैच समझ में आया होगा, आज का जो ये लेक्चर है वो समझ में आया होगा। ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस लेक्चर की आप PDF पा सकते हैं हमसे, आप हमसे जुड़ सकते हैं विरद virad.dubey, ये हमारा टेलीग्राम है और यही हमारा इंस्टाग्राम भी है। इनसे जुड़ करके आप हमसे टेलीग्राम में PDF और इंस्टाग्राम में आप हमसे बात भी कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।